सभी को नमस्कार। मैं राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, अलवर, राजस्थान, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम BA द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए अपने व्याख्यान श्रृंखला की इस कड़ी में एक बार पुनः रीतिकालीन काव्य पर चर्चा करने के लिए आगे बढ़ेंगे, जिसमें आज हम रीतिकाल के एक महान कवि जिनका नाम है कवि बिहारी, जो रीतिकाल में अपनी अलग ही पहचान रखते हैं, उनके काव्य पर टिप्पणी करेंगे। देखिए, पहले की कक्षा में मैंने आप लोगों को बताया था कि रीतिकाल में रीति पर अधिक बल दिया गया। रीति अर्थात परिपाटी, कोई परंपरा, कोई प्रथा, कोई रास्ता। इसमें 3 तरह की धाराएं चली थी, जिनका परिचय मैंने अपने पूर्व की कक्षाओं में आपको दे दिया है, लेकिन फिर भी मैं दोहरा देता हूं कि रीति काल में 3 तरह की धाराएं थी: रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति सिद्ध काव्य धारा और रीति मुक्त काव्य धारा। इन तीनों काव्य धाराओं को यदि हम ध्यान में रखें तो जब बिहारी कवि की बात करते हैं तो वो रीति सिद्ध काव्य धारा के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। रीति सिद्ध काव्य धारा में क्या होता है कि रीति सिद्ध काव्य धारा वह धारा है जिसमें कवि ने लक्षण ग्रंथों की रचना तो नहीं की, लेकिन उसने उदाहरण और लक्षण ग्रंथों का अध्ययन कर उनका ध्यान जरूर रखा कि काव्य में उसे किस तरह से अपना काव्य रचना है। तो रीति सिद्ध कवि जो बिहारी है, उनका जो जीवन परिचय है उसके बारे में आज हम यहाँ चर्चा करेंगे। सभी विद्यार्थी, अब आपका जो मैंने इससे पहले के जो लेक्चर्स बनाए हैं उनमें आपने ध्रुव स्वामिनी नाटक अच्छे से आपको समझ आ गया होगा, और हमारा जो वो नाटक है समाप्त हो चुका है, उसकी व्याख्या खंड भी समाप्त हो चुका है। उस पर प्रश्न हैं, वो मैंने आपको बताया था कि वो प्रश्न आपको करने हैं, जिनमें नाटक की जो कथा वस्तु से लेकर नाटक का उद्देश्य तक की सारी बातें मैंने आपको बड़े ही विस्तार पूर्वक उसमें बता दी हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महाकवि बिहारी के परिचय की। देखिए, महाकवि बिहारी का परिचय आपने पूर्व की कक्षाओं में भी कवि बिहारी के बारे में पढ़ा होगा। शुरुआती दौर से ही कवि बिहारी को पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है। 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं लगभग सभी कक्षाओं में कवि बिहारी पढ़ने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ BA द्वितीय वर्ष में बिहारी के कुछ चंद दोहे ही जोड़े गए हैं। वैसे तो महाकवि बिहारी ने बिहारी सतसई नामक एक रचना रची है, जिसमें 713 दोहे हैं। इन 713 दोहों में कवि बिहारी ने भक्ति, नीति और श्रृंगार, इन तीनों से संबंधित दोहों की रचना की है, जिसमें भक्ति के भी हैं, नीति के भी हैं और श्रृंगार के, तीनों तरह के दोहे हैं। जिनमें यदि मैं और गहराई से आपको बताऊं तो नीति और भक्ति के दोहे कम हैं, जबकि श्रृंगार के दोहे बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं। क्योंकि
रीतिकाल में श्रृंगार एक प्रधान रस के रूप में सामने आया, इसलिए श्रृंगार पर सभी कवियों ने ज़्यादा से ज़्यादा साहित्य रचा है। अब हम महाकवि बिहारी के परिचय पर सीधे आते हैं। महाकवि बिहारी का यदि हम जन्म और मृत्यु का समय देखें तो बिहारी का जन्म 1603 में ग्वालियर में हुआ था और उनके पिता का नाम केशव राय था। वे माथुर चौबे जाति से संबंध रखते थे। बिहारी का जो बचपन है वो बुंदेलखंड में बीता और युवावस्था उनका जो ससुराल है मथुरा बताया जाता है, उसमें वहाँ वो रहे। बिहारी का जो ये परिचय है वो उनके एक दोहे के माध्यम से भी हम देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है, जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुघर मथुरा बसी ससुराल। तो इसमें उन्होंने जन्म से लेकर अपने ससुराल तक की सारी बातें बताई हैं कि मेरा जन्म ग्वालियर में हुआ और बुंदेलखंडों के बीच मेरा जीवन बीता, और जब मैं यौवन काल को प्राप्त हुआ उसके बाद मेरा ससुराल मथुरा बना। यानी उनका एक दोहा इन सारी बातों को बयान कर देता है। यदि हम और बिहारी कवि के बारे में जानें तो हम कह सकते हैं कि अपने जीवन काल में बिहारी ने ज़्यादा समय जयपुर में बिताया। ऐसा माना जाता है कि कवि बिहारी जयपुर के जो नरेश थे, जिनका नाम है मिर्जा राजा जयसिंह, उनके दरबारी कवि थे। दरबारी कवि से आशय ये है, यदि आपको दरबारी कवि के बारे में समझना है तो आप यूँ समझ सकते हैं कि दरबार में एक विशेष कवि होता था जो राजा को खुश करने का कार्य करता था। जो सभी दरबार में कवि थे उनमें सिरमौर होता था, टॉप पर होता था, वो दरबारी कवि कहलाता था। तो वो दरबारी कवि थे किसके, नोट कर लेंगे सभी विद्यार्थी, मिर्जा राजा जयसिंह। कहाँ के थे वो थे जयपुर के। तो वाकया इस तरह से हुआ कि एक बार मिर्जा राजा जयसिंह अपनी जो नई रानी थी उसके प्रेम में इतने डूब गए थे, बहुत ज़्यादा उनसे प्रेम भोग विलास में डूब गए थे, और वे इतने ज़्यादा रत हो गए थे प्रेम में कि वो महल से बाहर भी नहीं आते थे, और राजकाज का जो कार्य था उसकी तरफ भी उनका ध्यान नहीं रहता था। तो राजा का जो साम्राज्य चलाने का तरीका है वो बदल गया था। इसलिए इनके जो दरबारी कवि थे बिहारी जी, वो न केवल उनके दरबारी कवि थे वरन उनके मित्र भी थे। इसलिए उन्होंने अपने राजा को इस संकट से दूर करने के लिए उन्होंने एक युक्ति सुझाई, और उन्होंने सब लोगों के साथ मिलकर, क्योंकि सभी लोग परेशान हो गए थे, उनके मंत्रीगण हैं वो बड़े चिंतित थे कि राजा को किस तरह से समझाया जाए, क्योंकि राजा को कहने की शक्ति किसी में नहीं थी, क्योंकि राजा तो किसी को भी दंड दे सकता है। इसलिए सभी लोग क्या करते थे, डरते थे। लेकिन राजकाज का जो कार्य है उसको देखना भी जरूरी था, वरना दूसरे राज्य का जो राजा है आक्रमण करके इस साम्राज्य को अपने राज्य में मिला लेता। इसलिए बड़ी भारी दुविधा थी। लेकिन फिर भी महाकवि बिहारी ने अपनी मित्रता और अपने राजा का राज दरबारी कवि होने का जो फर्ज निभाया, और उन्होंने एक युक्ति के द्वारा एक दोहा लिखकर और
उन्होंने राजा के पास भेजा और उस दोहे को उन्होंने इस प्रकार लिखा, जिसको मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। कौन सा दोहा था वो दोहा था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल। ये पहली पंक्ति हो गई। दूसरी पंक्ति, अली कली ही सो बिंध्यो, आगे कौन हवाल। यानी ये जो दोहा था, इस दोहे में का अर्थ में भी मैं आपको बता देता हूँ साथ में। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, कि अभी तो इसमें पराग कण तक नहीं आए हैं, न ही ये मधुर मधु और न ही ये मधु अभी मीठा हुआ है। नहीं विकास यही काल, और न ही ये अभी विकसित हुआ है। अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। बिहारी कवि कहते हैं कि हे राजन, तुम अभी से इस कली से इस तरह से बंध गए हो जैसे एक भ्रमर उस कली से बंध जाता है। यानी अभी तो ये कली है ना, पुष्प भी नहीं बनी है, अर्थात जो रानी है ये बहुत ही छोटी उम्र की है, और इसलिए अभी तो इसका यौवन का विकास भी नहीं हुआ है। अभी से महाराज आप उस पर इतने मुग्ध हो रहे हैं, भोग विलास में अभी से उसके साथ जुट गए हैं, तो आगे जब ये इसके यौवन निखरेगा तब आपका क्या हाल होगा। इस तरह की बातें जब महाकवि बिहारी ने उन तक भिजवाई, तो इस दोहे को पढ़कर राजा बहुत ही प्रभावित हुए। ऐसा माना जाता है कि इस दोहे ने राजा पर जैसे किसी मंत्र जैसा कार्य कर दिया, और वो एकदम से रानी का जो प्रेम पास है, प्रेम जाल था, उससे मुक्त होकर वापस पुनः अपने राजकाज को संभालने के लिए आ गए। इसलिए बिहारी की जो काव्य कुशलता है, उससे मिर्जा राजा जयसिंह इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें राज दरबारी कवि को और भी अच्छे से सुशोभित करने की बात कही है। तो ये जो दोहा है, इसके माध्यम से जब वो इतने प्रभावित हो जाते हैं, उसके बाद वो बिहारी अपनी जो बिहारी सतसई नामक जो कृति है उसको पूर्ण करते हैं, और उसमें 713 दोहे लिख देते हैं, जिसमें ऐसा भी माना जाता है कि बिहारी को एक एक दोहे पर की जो रचना की उन्होंने, उसके लिए एक एक असरफी दी गई। ऐसा वचन दिया था राजाना कि आप एक एक दोहे पर आपको एक एक असरफी दी जाएगी। असरफी सोने की मोहर होती थी, मुद्रा, जो बहुत ही बेशकीमती होती थी। इसलिए बिहारी के 713 दोहे, एक एक दोहा बहुत ही ज़्यादा गूढ़ अर्थ को लेकर लिखा गया। इसलिए बिहारी के लिए यही कहा जाता है कि उन्होंने गागर में सागर भर दिया है। ये सब बातें हम आगे के जो कक्षाएं हैं उसमें करते रहेंगे। आज हमने बिहारी का जो परिचय है वो देखा। इसके बाद जो बिहारी जयपुर नरेश के दरबार में ही रहे और अपनी काव्य रचनाएं की, और उन्हें अच्छे से इसके लिए धन मिलता था, और बिहारी का अच्छा सम्मान था वहाँ पे, उनको बहुत सारा यश भी प्राप्त हुआ। और अंत में 1664 ईस्वी में वहीं पर रहते रहते उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उनका जो बिहारी का जो काल है, हम कालखंड है, उसको हम बता सकते हैं 1603 से 1664 ईस्वी तक। तो आज हमने बिहारी कवि के बारे में जाना कि बिहारी का जीवन किस तरह का रहा है। तो आगे की जो कक्षाएं हैं उसमें हम बिहारी के संबंध में बातें करते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।